नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आज से हम अपने एक नए विषय का प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे पॉलिटेक्निक के बहुत सारे मित्रों की ये बातें थी, चर्चाएं थी, लगातार वो कर रहे थे कि सर कुछ टॉपिक केमिस्ट्री का भी कवर करा दीजिए। लेकिन मैं जो भी टॉपिक बताने जा रहा हूं उन सारी बातों से पहले एक बात मैं आपको दोहरा दूं कि पॉलिटेक्निक एग्जाम में 50 क्वेश्चन हमारे मैथ के, 25 क्वेश्चन हमारे पास फिजिक्स के और 25 क्वेश्चन जो हैं वो केमिस्ट्री के आते हैं। आपको अगर एक एवरेज लिया जाए कि सिलेक्शन के लिए क्या आवश्यक है, कितना क्या अभी तक रहा ईयर्स में, तो जो रेंज चल रहा है वो 55 टू 75 चल रहा है। ये रेंज है जिसमें बच्चे इतने क्वेश्चंस अटेंड कर लेते हैं जो सरकारी कॉलेज पाते हैं, उनका ये एवरेज एक आप बनाकर समझ सकते हैं। अब इसमें मामला ये आता है कि हमें मिनिमस्ट की बात करें तो 45 और मैक्सिमम की बात करें तो 75। अगर ये हमें गेन करना है तो हाउ वी कैन गेन, इसके लिए बहुत ही सिंपल सी बात है कि 30 यहां से जमा लो भैया और 15 यहां से जमा लो, तो आप आराम से 60 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो यहां से आप 42 43 कुछ ऐसा गेन करिए। फिजिक्स से ऑब्वियसली अगर मैथ अच्छा होगा तो फिजिक्स भी अच्छा होगा, फिर आप फिजिक्स को 18 तक पहुंचा सकते हैं। केमिस्ट्री में 10-5 भी कवर कर लिया तो 70 मार्क्स 70 क्वेश्चन आप पहुंच जाएंगे। तो ये एक हिसाब किताब है। कहने का सेंस ये मैं नहीं कहता केमिस्ट्री आप छोड़ दो, केमिस्ट्री अगर आपकी अच्छी है तो उल्टा भी कैलकुलेशन समझ लें, ऊपर वाले में 40 करिए। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि मैक्सिमम रट्टा मार पोर्शन भी आप रट कर भी गेन कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। तो 20 मान ले, इसको 10 ही मान ले, ये भी 70 हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा फोकस जो करना है सिलेक्शन के लिए वो अकेला मैथ ही है। अगर मैथ बच्चा पूरा 100% तैयार हो तो उसे सरकारी कॉलेज केवल मैथ से मिल जाएगा। अब आगे ये सारे जो सब्जेक्ट हैं वो आपके रैंक्स बढ़ाते हैं, यानी कि आपके रैंक में अच्छी ग्रोथ करते हैं। आप जहां 1000वां रैंक पा रहे होंगे तो हो सकता है 10वां पा सकते हैं, अगर 10 क्वेश्चन यहां से बढ़ जाए। तो इस चीज को थोड़ा सा फोकस करिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मिनिमम 45 है, अगर आपको मिनिमम 45 तक ही टारगेट रखना है कि सरकारी कॉलेज से ही मतलब को रखना है तो ये अच्छा विकल्प होगा। 20 क्वेश्चन मैथ में करिए, बाकी दोनों से लगभग 12-12 क्वेश्चन ले जाइए, लगभग 44-45 हो जाएगा आपका। ये भी एक अच्छा तरीका है। तो ये जरूरी नहीं कि आपका पूरा सिलेबस पढ़कर जाया जाए, जो पढ़ कर जाया जाए उसका सवाल लगा लिया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस उम्मीद और इसी इच्छा के साथ मैं आज से केमिस्ट्री वाले कुछ ऐसे चैप्टर्स की शुरुआत करता हूं जो इजी भी हैं, आसान भी हैं। थोड़ा केयर करेंगे तो 100% मैं श्योर हूं कि ये सारे मार्क्स आप गेन कर ले जाएंगे। तो आज जो हम प्रारंभ करेंगे वो हमारी टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया यानी कि अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं, मैं दोनों मोड बता देता हूं इसलिए क्योंकि बहुत सारे मेरे मित्र इस बात की लगातार शिकायत करते रहते हैं कि सर आप इंग्लिश भी उसका बता दिया करिए, क्योंकि हमारा मोड जो है वो इंग्लिश है, इसलिए वहां पर ध्यान दीजिएगा। इसे हम केमिकल रिएक्शन, अंग्रेजी में केमिकल रिएक्शन या हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। थोड़ी सी बातें ये कि रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन है क्या। अगर आप कोई सब्सटेंस लें और उसके साथ कुछ चीजों को और चीजों को लेकर मिला उला लें, एक और चीज एक दो चीज और लेकर मिला उला लें और इनके मिलाने पर यहाँ जो बना वो बिल्कुल एक नया चीज बन जाए। देख रहे हैं मेरा डिजाइनिंग, देखिएगा, दो चीजें एक जैसी कुछ हिलती मिलती लें और जो मिले नया प्रोडक्ट वो आपको बिल्कुल नया मिल जाए, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन का नाम देंगे। ये जो हमने लिखा इसे हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। पर हमारे टॉपिक में यहाँ हमसे डिफिनेशन नहीं पूछना है, हमसे पूछता क्या है रिएक्शन देकर कि ये कौन सा रिएक्शन है। तो सबसे पहले मुझे एक लाइट इंट्रो होना चाहिए कि रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। जब ये हमारे दिमाग में बैठ जाएगा तो जो न्यूमेरिकल सेक्शन है वो हम बड़े आराम से लगा लेंगे। हर साल हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा कुछ ना कुछ आ जाता है जिसमें रिएक्शन देकर पूछ लेता है ये कौन सा रिएक्शन है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहली अभिक्रिया हमारी जो होगी संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, इसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें कुछ खास बात नहीं है, दो या दो से अधिक तत्वों को आप पकड़िए और उनके मिलाने से एक नया तत्व बन जाए, सिंगल तत्व बन जाए। दो तत्व पकड़िए, दो से ज्यादा तत्व पकड़िए, उनको मिलाइए, कंबाइन कर दीजिए। कंबाइन करने से जो रिएक्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे,
कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देंगे। एकदम सिंपल शब्द, कंबाइन, साथ लेने से, इकट्ठा करने से जो कुछ भी प्राप्त होता है वह रिएक्शन हमारा केमिकल संयोजन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। कुछ बुकों में इसे योगात्मक भी लिखा हुआ है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऑप्शन में योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी अगर पूछ ले तो चौंकना नहीं चाहिए। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, इनको मिला दिया, क्या मिल जाएगा? CO2। हमने हाइड्रोजन गैस ले ली, क्लोरीन गैस ले ली, इनको मिला दिया और बन गया हमारा हाइड्रोक्लोराइड। तो इस तरीके का जो रिएक्शन होता है वो हमारा क्या कहलाता है? संयोजन या योगात्मक या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, दूसरे तरीके का रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, इसी का जस्ट रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। बहुत ही सिंपल सी चीज है, वियोजन अभिक्रिया। अंग्रेजी में हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब ऑब्वियस है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब होता है, नाम ही से देखिएगा क्लियर है, डिकम्पोज करना। डिकम्पोज का मतलब होता है किसी भी चीज को तोड़ना, छोटा करना। तो अगर हम कोई भी पदार्थ ले लें, कोई भी सब्सटेंस ले लें और उसको छोटे छोटे अन्य पदार्थों में तोड़ लें, डिकम्पोज कर लें, तो यह प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा? वियोजन रिएक्शन कहलाएगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट आप ले लीजिए, CaCO3 ले लीजिए और इसे हीट कर दीजिए। सही है, इसे हीट कर दीजिए तो ये क्या बन जाएगा? CaO प्लस CO2। ठीक है, ये जो प्रोसेस हुआ इसमें क्या हुआ? हमारा एक पदार्थ था CaCO3, एक सब्सटेंस था CaCO3, इसको हमने तोड़ दिया दो चीजों में। किसमें? CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में हमने तोड़ दिया। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई भी रिएक्शन करवाने के लिए देना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है, उष्मा देना पड़ता है। अब देखिए ये उष्मा देने का जो प्रोसेस है, हीट देने का जो प्रोसेस है, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे आप सीधे सीधे गर्म भी कर सकते हैं सीधे लेकर, दूसरा सनलाइट में भी रख सकते हैं किसी चीज को। जैसे इसका एग्जांपल हम AgBr भी लिख सकते हैं। AgBr को उठाकर आप कोई सनलाइट में रख दीजिए तब भी वो टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर CaCO3 ले लें तो इसको हमको हीट करना पड़ेगा। तो कुल मिला जुला कर हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी किसी फॉर्म में भी ली जा सकती है, ये हीट के रूप में होनी चाहिए, चाहे वो उष्मा से के जरिए, चाहे वो सूर्य के प्रकाश के जरिए हमें मिले, इसमें से कोई भी बहाना चल सकता है। तो अगर हमने ऐसा दिया तो ये दो पार्ट्स में इस तरीके से ब्रेक कर गया। ऐसे ही AgBr है, अगर आप AgBr को हीट करेंगे तो ये भी दो पार्ट में टूट जाएगा, एक Ag अलग हो जाएगा और आपका Br अलग हो जाएगा। अब यहाँ Br2 भी आप लगा सकते हैं और 2Br भी लिख सकते हैं, गैस के रूप में ये निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके का रिएक्शन जो है वो वियोजन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस वाली रिएक्शन में हमको करना क्या पड़ा? खुद से हीट देना पड़ा। फिर से ध्यान से देखिएगा, खुद से हीट क्या किया? देना पड़ा। अब अगर आपने इसको हीट दिया, अपने तरफ से दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उष्माशोषी अभिक्रिया। अंग्रेजी में इसे एंडोथर्मिक बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसे प्रारंभ करने के लिए या करवाने के लिए हमें हीट देना पड़ता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक या उष्माशोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्सेप्शनल चीज थोड़ा सा मैं बताऊंगा, वहां वापस जाकर संयोजन अभिक्रिया के पास, कि सर संयोजन अभिक्रिया में दो अभिक्रियाएं बड़ी मजेदार हमसे पूछी जाती हैं। एक है हमारे पास श्वसन यानी कि रिस्पिरेशन। जब हम रिस्पिरेशन करते हैं यानी कि सांस लेते हैं तो उस दौरान क्या होता है? अंदर हमारे ग्लूकोज के साथ जाकर ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और बाकी वहां कुछ प्रोसेस वगैरह होता है जिसके जरिए हमको हीट मिलती है। ध्यान दीजिएगा, हीट मिलती है। तो श्वसन या रिस्पिरेशन से हमको हीट मिलती है। मैं फिर एक बार बोलूंगा, हीट मिलती है। इसी तरीके से एक और चीज है हमारे पास जिसे हम हिंदी में कहते हैं कंपोस्ट अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? कंपोस्ट अभिक्रिया। ठीक है, कंपोस्ट प्रोसेस भी बोल सकते हैं इसको अंग्रेजी में। ठीक है, सेम यही नाम है इसका। इसमें हम क्या करते हैं? पुरानी साग सब्जियों को रिसाइकिल करते हैं। रिसाइकिल का मतलब उसको फिर से रिन्यूअल करते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कंपोस्ट अभिक्रिया। इसमें भी हमारे प्रोसेस के दौरान हीट मिलती है यानी कि हीट निकलती है। हम बहुत नॉर्मली कह रहे हैं हीट
निकलती है। तो अगर कोई भी आपने रिएक्शन लिया जिसमें हीट आपका निकला, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसी का उल्टा प्रोसेस है। यहां क्या था, उष्मा का शोषण हुआ, उसे अब्सॉर्ब किया गया, यहां पर उष्मा को रिलीज किया गया, तो इसको क्या बोला जाता है, उष्मा छेपी अभिक्रिया। क्या बोला जाता है, उष्मा छेपी अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि अंग्रेजी में इसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो आपसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि श्वसन क्या है, रिस्पिरेशन क्या है, या कंपोस्ट अभिक्रिया किस चीज का, किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ऐसे ऑब्जेक्टिव सवाल बहुत अच्छे यहाँ पर बन सकते हैं। तो थोड़ा सा जागरूक रहेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, चलिए, दो रिएक्शन हमारे हो गए, संयोजन वियोजन, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन। तीसरी प्रोसेस की बात करेंगे, थर्ड प्रोसेस। देखिएगा, ये दुनिया का नियम है, इसमें जो कुछ भी हम यहाँ बोलने वाले हैं वो कुछ नया नहीं है। इस अभिक्रिया का नाम है विस्थापन अभिक्रिया। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इसका एक नाम और भी हम इंग्लिश में से बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए, नाम ने अपना काम कर दिया। विस्थापन मतलब होता है खदेड़ना, हटाना, और सब्स्टिट्यूट का मतलब भी वही है कि किसी का सब्स्टिट्यूट हेरना। मान लीजिए इंडियन क्रिकेट टीम का कोई बैट्समैन घायल हो गया, तो आप बॉलर खोज कर नहीं लाएंगे, आप उसके जगह क्या लेकर आएंगे, एक बैट्समैन ही लेकर आएंगे जो उसकी जगह ले ले। ठीक है, अगर महेंद्र सिंह धोनी नहीं खेल रहे तो उनके जगह रोहित शर्मा खेल रहे हैं, सेंस सिंपल हुआ कि उनकी जगह किसने ले ली, तो जवाब हुआ रोहित शर्मा ने। तो इसको एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जहां पर एक किसी भी केमिकल सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के द्वारा रिप्लेस करा लिया जाए। हम एलिमेंट पर आ जाते हैं, थोड़ा सा शब्द अपना और छोटा कर लें। एक कोई एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के द्वारा रिप्लेस करा दिया जाए, हटा दिया जाए, ड्यूटी दूसरे को दे दी जाए। और वो हटाएगा क्यों, क्योंकि ऑब्वियस है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी पड़ोसी से, वो कहेगा भैया तू हट, मैं तेरी जगह चला आता हूं। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे Fe और CuSO4। जब इनको दोनों को मिला दें, यानी कि आयरन को अगर कॉपर सल्फेट से हम रिएक्शन करा दें, तो यहाँ पर जो Fe है वो कॉपर की अपेक्षा अधिक रिएक्टिव है। शब्द को ध्यान दीजिएगा, अधिक रिएक्टिव है, ज्यादा उसके अंदर लड़ने की क्षमता है, उसके अंदर रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो वो क्या करेगा, इस कॉपर को यहां से खदेड़ देता है और अपने घुस जाता है, तो ये बन जाता है FeSO4 प्लस C। ठीक है, तो कॉपर निकल गया। जब हम एक किसी भी तत्व को दूसरे तत्व के द्वारा हटवा देते हैं या रिप्लेस करवा देते हैं, तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, अगला हमारा है द्विविस्थापन। अब यहां देखिए कंफ्यूजन होना शुरू हुआ लड़कों को, बहुत सारी चीजें ऐसी है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब लोगों ने सोचा सर दो लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, जी नहीं। यहां पर अगर आप ध्यान दें तो ये बहुत ही उससे अलग रिएक्शन है। लोगों को लगता है कि सर जी यहाँ रिप्लेसमेंट हो रहा है, नहीं, रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब मैं इसका दूसरा एग्जांपल देना पसंद करूंगा। जैसे एक आदमी था, पोस्टेड था मान लें बस्ती में, ठीक है, और एक आदमी था लखनऊ में, पोस्टेड था, दोनों बैंक SBI में काम करते थे। ठीक है, अब एक यहां क्या हो गया, इस SBI वाले की पोस्टिंग यहां हो गई, इस वाले की वहां हो गई। मतलब उन्होंने अपनी जगह बदल लिया, काम वही करना है, मैं तुम्हारी जगह चला गया, तुम मेरी जगह, यानी कि ट्रांसफर हो गया, हम दोनों ने अपनी जगह बदल दी। इस तरीके का सिस्टम जहां आप देखें, यानी कि आयनों का, आयन जब मैं बोलता हूं इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज जिसके ऊपर पॉजिटिव या किसी भी चीज जिसके ऊपर क्या लिखा हो, निगेटिव, ऐसा चिन्ह लगा हो, पॉजिटिव या निगेटिव चिन्ह लगा हो, और ये आपस में क्या कर लें, एक्सचेंज कर ले। तो आयनों का जहां एक्सचेंज होता है, ठीक है, वो रिएक्शन हमारा क्या कहलाता है, द्विविस्थापन रिएक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, Na2SO4 सोडियम सल्फेट का रिएक्शन अगर हम करा लें BaCl2 से,
Cl2 से। तो ये देखिएगा इसमें क्या होगा, ये वाला उधर जाएगा और ये वाला इधर आएगा, इसकी जगह आएगा, सॉरी इसकी जगह। ये केवल बस एक्सचेंज हुआ, भैया तुम मेरी जगह आ जाओ, तबादला हो गया, हम तुम्हारी जगह चले जाते हैं चार्ज लेने। तो बताइए ये यहाँ आएगा, क्या बन जाएगा? तो जवाब है सर BaSO4, और ये वाला उधर चला जाएगा तो इसे लिख सकते हैं 2NaCl। देखिए Na2Cl2 ऐसे लिखते तो कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, इसीलिए उसको हम लोगों ने क्या कहा, दो लगा दिया, अभी 2Na है और 2 Cl भी हमारे पास है, तो 2NaCl, केवल उन्होंने अपनी जगह को एक्सचेंज किया। तो आयनों का एक्सचेंज होना कौन सा रिएक्शन है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। उपचयन, और यहां पर हमने लिख लिया अपचयन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। ये दो अभिक्रियाएं मैंने आमने सामने लिख ली। अब इस पर बहुत सारी बातें की जा सकती है, इसको थोड़ा अंडरलाइन करिएगा। ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन, कोई भी रिएक्शन को हम कब ऑक्सीडेशन कहेंगे? तो देखिएगा O के नाम पर आप याद रख सकते हैं कि O की वृद्धि, अगर किसी भी सब्सटेंस में O की वृद्धि हो रही है, O का इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट ऑफ O इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। पर जरूरी नहीं कि वहां पर ऑक्सीजन ही हो, लेकिन अगर आप यहीं से पकड़ लें तो इधर देखिएगा ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, अगर आप सहमत हो तो ठीक है, ताली बजा सकते हैं, ठीक है। ये एक आपका अधातु है, यानी कि हिंदी में क्या है, अधातु है। तो मैं यहां पर थोड़ी बढ़कर बात बोल रहा हूं, अगर आपके किसी भी अधातु में वृद्धि होती है, नॉन मेटल में इंक्रीमेंट होता है, तो उस स्थिति में वह रिएक्शन क्या कहलाएगा? आपका ऑक्सीडेशन कहलाएगा। फिर से सुन लीजिएगा, केवल O की वृद्धि मत खोजिएगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक में एक धुआंधार सवाल आया हुआ है, अच्छे अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे दो सवाल हैं और दो बातें मैं यहां पर आपको बताऊंगा, दोनों को अगर आप अंडरलाइन करेंगे तो वो टिपिकल सवाल बहुत आसान हो जाएगा। पहला, O की वृद्धि से बढ़कर थोड़ा याद कर लें, किसी भी नॉन मेटल की वृद्धि, जैसे मैं मान लू किसी में था इस तरीके से H2S था और वो H2O बन गया, तो यानी कि वो बढ़ गया ना, यानी कि उसमें हो गया ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर किसी ने ये कहा कि कोई एक हमारे पास है X, उसमें X पहले था HCl था, अब HCl5 हो गया, तो क्लोरीन भी बढ़ गया, क्लोरीन क्या है, अधातु है, तो भी ये भी आपका क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन, क्योंकि क्लोरीन की मात्रा बढ़ गई। तो उसको कॉन्सेप्ट पकड़िए, उसके अंतरात्मा पकड़िए, तब बातें थोड़ी समझ में आएंगी। अब कुछ बुकें ये भी कहती हैं, जो हमें रेयरेस्ट देखने के लिए मिलता है, इसी का एक और मतलब है सर, हाइड्रोजन की कमी हो जाए, ठीक है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो जाए। अगर हाइड्रोजन की संख्या घट जाती है किसी भी एटम में, सॉरी किसी भी एलिमेंट में, तो उस स्थिति में उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। मैं इससे भी बढ़कर एक बात और बताने जा रहा हूं आपको, वो अलग से फिर से देख लीजिए कि अगर किसी भी X का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, क्या बढ़ गया? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर संख्या, ऑक्सीकरण संख्या अगर बढ़ गई, क्या बढ़ गई? अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई, संख्या बढ़ गई, ठीक है, तो वहां ऑक्सीडेशन हुआ, वहां ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन हुआ, वहां पर ऑक्सीडेशन हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं, बहुत लोग कहेंगे सर ये ऑक्सीडेशन क्या है, इस पर अभी अलग से एक बहस होगी, उस पर भी क्वेश्चन हमसे आए हुए हैं, लेकिन मैं नॉर्मली बोलूं, अगर किसी ने बोला है यहां पर, मान लें किसी ने लिखा है Na+, तो इसका मतलब है कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 1 है। अगर किसी ने Cl- लिखा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1 है। किसी ने SO4 डबल माइनस लिखा हुआ, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -2 है। ये कॉमन सेंस है, जितना भी इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है उसे उसका आप ऑक्सीडेशन नंबर कह सकते हैं। ये सिंपलेस्ट डिफिनेशन है, ज्यादा लोचा लफड़ा नहीं है, ठीक है। तो आप वहां देख लीजिए कि अगर किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो उस स्थिति में उसका आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन हुआ। अब यहां पर बहुत सारे लड़के कहेंगे सर जी यही प्लस माइनस वगैरह ना लगा रहे, तो जैसे कोई लिख दे सर NaCl, ठीक है, या H2SO4, इसका पूरा ऑक्सीडेशन क्या होगा? तो इसका कहेंगे सर जी टोटल ऑक्सीडेशन 0 होगा। अलग अलग आप निकाल सकते हैं, जैसे Na का क्या होता है? +1, Cl का क्या होता है? -1। इधर देखिए H2 है, H2 के नाते 2 + 1 आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का 1, पर हाइड्रोजन है कितनी बार? 2 बार।
सल्फर SO4 का क्या आ जाएगा -2, तो रिजल्ट क्या आएगा 0। किसी भी न्यूट्रल पदार्थ का जो भी न्यूट्रल है हमारे पास, उसका हमेशा जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो शून्य होती है, 0 होती है। अगर आप कभी भी टोटल निकाल रहे हैं, जैसे मैंने KMnO4 ही बोल दिया, तो वहां चौंकना नहीं है, कह दीजिए सर टोटल ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 आएगा, बाकी जो कैलकुलेशन करना हो वो आप कर सकते हैं, वो आपकी निजी इच्छा है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, किसी भी न्यूट्रल सब्सटेंस का हमारा अगर कोई पूछे टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है तो 0, बाकी अलग अलग चीजें आपको मालूम है वो आप पुटअप कर जिसका पर्सनली निकालना हो वो आप निकाल सकते हैं। अभी हम सवाल में इसको देखेंगे भी। ठीक है, चलिए अगला रिडक्शन। रिडक्शन जस्ट इसी का उल्टा है, O का यहाँ वृद्धि होता था, यहाँ O का क्या हो जाए, लॉस हो जाए। इसी का उल्टा और बना दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन की कमी होती थी, यहाँ हाइड्रोजन की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। और भी देखिए थर्ड अपने आप, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता था, यहाँ ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण नंबर या ऑक्सीकरण संख्या क्या करेगी, डिक्रीज करे, डिक्रीजेस। ठीक है, अगर डिक्रीजेस करती है, घटती है, तो उस स्थिति में वहां पर कौन सा रिएक्शन होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, अब अगर कोई रिएक्शन दोनों बातों को फॉलो करता है, जरूरी नहीं है कि एक ही बात फॉलो करे, दोनों। अब आइए जैसे कोई पूछे कि सर जी पहले इसका कोई एग्जांपल बताइए, तो मेरे पास बेस्ट सबसे आसान एग्जांपल तुरंत आपके पास है, C+O2 मिला दें। कार्बन के पास कोई ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अब इस रिएक्शन के बाद क्या हो जाएगा, CO2। तो कार्बन में क्या देख रहे हैं आप, ऑक्सीजन का ग्रोथ हुआ, वो बढ़ गया, है ना, वो बढ़ गया, इसलिए एक ऐसा प्रोसेस है। तो जवाब है सर ऑक्सीडेशन, या इसको हम उपचयन बोल सकते हैं। किसका उपचयन हुआ, C का उपचयन हुआ। ठीक है, अभी यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव में पूछूंगा, बहुत मजेदार ऑब्जेक्टिव हमसे पूछा जाता है, लेकिन अभी मैं बोलकर उसका टेस्ट खराब नहीं करना चाहता। ठीक है, आगे चलते हैं, और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और, CuO प्लस S2। अगर हम ये रिएक्शन कराएं CuS2 वाला, तो ये देखिएगा H2O एक साथ हो जाएगा, कॉपर अकेला रह जाएगा। तो यहाँ पर आ गया H2O प्लस Cu। किसी जमाने में कॉपर के पास एक ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन यहाँ पर था, लेकिन अब कॉपर के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है। अब इसके पास ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई है, 0 हो गई है, यानी कि ऑक्सीजन का इसमें लॉस हो रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो जवाब हुआ सर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। यानी कि एक ऐसी अभिक्रिया है आपका अपचयन। उधर देखिएगा जरा, हाइड्रोजन बेचारा पहले बेकार था, उसके पास कोई भी ऑक्सीजन मौजूद नहीं था, 0 ऑक्सीजन था, लेकिन अब देखिएगा उसके पास कितना ऑक्सीजन आ गया, 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ ऑक्सीजन का ग्रोथ हो गया। अब यहाँ पर ये जो आपका आ रहा है प्रोसेस, ये आपका क्या हो जाएगा, उपचयन। तो यहां पर क्वेश्चन ये पूछ सकता है किस आइटम, किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ, तो जवाब होगा सर हाइड्रोजन का। किसका रिडक्शन हुआ, जवाब हुआ कॉपर का। और जिस रिएक्शन में ये दोनों एक साथ पाए जाएं, फिर से सुनिएगा, जिस रिएक्शन में ये दोनों पाए जाएं एक साथ, यानी कि ऑक्सीडेशन, उपचयन और अपचयन और रिडक्शन दोनों एक साथ पाए जाएं, इस प्यारे से रिएक्शन का प्यारा सा नाम है, भौकाली नाम है, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, रेडॉक्स रिएक्शन। किस नाम से जानते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से, रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से इसको जानते हैं, जिसमें दोनों पाया जाए। ठीक है, तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आराम से आ गया होगा। अब चलते हैं अगली रिएक्शन की तरफ। रिएक्शन नंबर 6, मंद तथा तीव्र अभिक्रिया, स्लो एंड फास्ट रिएक्शन, स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। ठीक है, नाम ही ने क्लियर कर दिया, अगर कोई ज्यादा टाइम लगता है, किसी भी रिएक्शन होने में ज्यादा टाइम लगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वह मंद अभिक्रिया है। ठीक है, जैसे जंग लगना, कहेंगे जंग लगना मतलब हम कह सर जी रस्टिंग, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, रस्टिंग। अगर आप लोहे को कुछ दिनों तक बाहर रख दें, कोई लोहे की रॉड लें और बाहर अपने फेंक दें, यानी कि उसारे में बाहर की तरफ आंगन में कहीं रख दें, तो पहले तो ये नॉर्मल होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद आप अगर इसे जाकर एब्जॉर्व करेंगे, तो इस पर ऐसे ऐसे कुछ अजीब से बुरादे जैसी चीजें, जंग लगी हुई, जिसको हम अपने भाषा में जंग लगना कहते हैं, ब्राउन कलर का इस पर एक परत
साथ जम जाता है, जिसे जंग लगना कहते हैं। हुआ क्या, आपका ये आयरन है, इसका रिएक्शन हुआ, संपर्क हुआ मॉइस्चर से यानी कि हाइड्रोजन से, साथ ही साथ आपके एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से। इसका इन सब से अगर जब रिएक्शन हुआ, अभिक्रिया इसने किया, तो इस स्थिति में क्या हुआ, जो आपका आयरन था उसके ऊपर एक परत सी जम गई, जिसे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग या जंग लगना। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन जाता है कि मित्रों जंग लगने से क्या उसके भार में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि आप तो कह रहे हैं सर इसमें कुछ चीजें जाकर जुड़ रही हैं, ऐड कर रही हैं, तो क्या इसका वेट बढ़ जाएगा? जवाब होगा नहीं, क्योंकि जंग लगने से आपका जो आयरन होता है वो कमजोर होता, क्षीण होता, वीक हो जाता है, ठीक है, पहले से ज्यादा वीक हो जाता। तो इसीलिए अगर कोई ये पूछे कि क्या इसके भार में वृद्धि होगी, तो जवाब होगा नहीं, इसके भार में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब इसी को हम लोग ज्यादा शुद्ध बोले जंग लगना को, तो इसको संक्षारण भी कहते हैं, ठीक है, संक्षारण के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी अभिक्रियाएं रही मित्रों। एक और अभिक्रिया आप देख सकते हैं, सिंपल सा, उत्क्रमणीय और अउत्क्रमणीय, ठीक है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। वैसे जनरली हमारे केमिकल रिएक्शन में यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में हमें रिवर्सिबल रिएक्शन देखने के लिए नहीं मिलता। जैसे हम हाइड्रोजन ले लें और आयोडीन ले लें, अगर इनको मिला दें तो HI हमारा बन जाएगा, 2 टाइम्स HI बन जाएगा। ये जिस तरीके से आप इधर जा सकते हैं उसको डिकम्पोज कराकर आप वापस इसमें भी आ सकते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें हम उनका आपस में अदला बदली कर सके, इधर से उधर भी जा सके, उधर से इधर भी जा सके, ऐसा रिएक्शन हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है। और एक और रिएक्शन है वो हमारा है अव्युत्क्रमणीय, अव्युत्क्रमणीय, ठीक है, यानी कि नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन, नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, ऐसा रिएक्शन जो कि रिवर्सिबल ना हो, जैसा रिएक्शन जो रिवर्सिबल ना हो, नॉन रिवर्सिबल कहलाएगा। आपने अभी तक जितने पढ़े, जैसे मैंने वही पढ़ा था, CaCO3 से ब्रेक करते हैं, हीट कर देते हैं तो बन जाता है CaO प्लस CO2, ये सब हमारा क्या है, अव्युत्क्रमणीय है। उसको वापस अगर हम CO में CO2 मिलाएं, इधर लाना चाहें, तो ऐसा मुश्किल है कि ऐसा हो पाए, ठीक है। तो इस तरीके के रिएक्शन हमारे अव्युत्क्रमणीय कहलाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप मित्रों सभी के कैरेक्टरिस्टिक समझ लेंगे, तो जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको बहुत आसान लगेंगे। अब अगर आप ये अच्छे से इसका दिमाग में सब कुछ डायग्राम बैठा चुके हों, तो हम इस पर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लोग इस पर सवाल जो आए हुए हैं कुछ पॉलिटेक्निक में और कुछ अन्य जो हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ऐसे कुछ सवाल हम डिस्कस करने चल रहे हैं मित्रों। पहला सवाल है हमारे पास, 2FeCl2 प्लस Cl2 इट गिव्स 2FeCl3। लिखा हुआ है कि FeCl2 में अगर Cl2 का रिएक्शन कराते हैं तो हमें 2FeCl3 मिलता है। ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है? इट इज विस्थापन अभिक्रिया, अपचयन, उपचयन या रेडॉक्स रिएक्शन। ये क्या है? तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें एक ही चीज तो बनी है, वो भी Fe से बना है। और अगर आप Fe पर गौर करें तो Fe के पास यहां पर कितना है, Cl2 है, और यहां पर कितना है, Cl3। आपने गौर किया, आयरन के पास क्लोरीन का ग्रोथ हो गया, Cl बढ़ गया, ध्यान दिया आपने, Cl बढ़ गया। किसी भी नॉन मेटल का इंक्रीमेंट, किसी भी नॉन मेटल का इंक्रीमेंट, किसी भी नॉन मेटल यानी कि अधातु का इंक्रीमेंट क्या कहलाता है बताइए? इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो अभी अभी मैंने समझाया था आपको, ऑक्सीडेशन कहलाता है ना। तो ऑक्सीडेशन का ये एग्जांपल है, यानी कि ये कैसी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इस रिएक्शन में, इस अभिक्रिया में FeCl2 को क्या कहते हैं? अब ये आपको पहले से पता होना चाहिए। जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है, जिस चीज का भी ऑक्सीडेशन, जैसे यहाँ किस चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस पूरे का, क्योंकि इसमें हमारा क्लोरीन बढ़ गया, तो ये पूरा जो है सिस्टम जिसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं उसे हम अवकारक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? अवकारक बोलते हैं। ये नाम थोड़ा सा रिमेंबर कर लें। एक बार ये पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें अवकारक FeCl2 को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है FeCl2 को हम अवकारक के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 2Hg
Cl2 SnCl2 में हमें रिजल्ट मिल रहा है HgCl2 प्लस SnCl4। फिर क्वेश्चन ये है ये कैसी अभिक्रिया है, जैसे प्रतिस्थापन है, सब्स्टिट्यूशन है, उपचयन है, ऑक्सीडेशन है, अपचयन है यानी कि रिडक्शन है, या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन है। कौन से रिएक्शन में आप इसको रखना पसंद करेंगे? तो थोड़ा गौर करिए और बताइए क्या होगा। यहां पर ध्यान दे रहे हैं Hg के पास कितना क्लोरीन है, Hg के पास कितना क्लोरीन है, कोई बताएगा? झटके में बालक देखेगा सोचेगा Cl2 है, आप भूल रहे हैं, 2 दूना 4 है। के पास Cl बराबर कितना है? 4। और यहां जरा देखिए Hg के पास Cl बराबर कितना है, तो जवाब है 2। ठीक है, और इधर देखिए जरा Sn के पास, ठीक है, अगर पूछे Cl कितना है तो जवाब है सर 2। और अगर यहां पर पूछे Sn के पास Cl कितना है, खतरनाक है क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है, और लोग बहुत कुछ बड़ा बड़ा सोच लेते हैं। मैं बता दूं सबसे पसंदीदा आंसर है इसमें द्विप्रतिस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट का लोग सोचते हैं देखकर ये अच्छा जी होगा या SN होगा, कुछ न कुछ हो दुबा, तो कॉमन आंसर वो हुआ। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए Sn के पास जो Cl है, Cl की संख्या कितनी है? 4। तो यहाँ Sn में Cl की संख्या 2 से कितनी हो गई? 4 बढ़ गया, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि उपचयन हो रहा है ना। और यहाँ पर देखिएगा जरा, ये अगर मैं बात करूं Hg की, तो Hg के पास पहले 4 था और 4 से घटकर कितना हो गया? 2 हो गया, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है। इससे अच्छा क्या कारण होगा इसे बोलने का कि सर यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो बहुत ही अच्छा लल्लन टॉप सवाल है ये, इसे आप पसंद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपके सामने मैं 4 रिएक्शन लिखूंगा और सिंपल सा क्वेश्चन है, उसका जवाब आपको देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया 96 में, 1996 में पॉलिटेक्निक एग्जाम में इसको पुटअप किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। 3-4 क्वेश्चन है और ध्यान से देखिए, अगर आपने ध्यान से मेरी सारी बातें सुनी है तो यहाँ का जो प्रैक्टिस सेट है वो बहुत ही जबरदस्त है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको इसका कोई प्रॉब्लम लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, इसमें कौन सा योगात्मक अभिक्रिया है, मतलब विच इज एन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और मैं हर किसी का नाम पूछूंगा, जितना भी रिएक्शन मैंने लिखा है चारों का मुझे नाम चाहिए, है ना। आप चारों का नाम बताएंगे मुझे कि क्या क्या है, एक एक देखते जाइए और एक एक पर डिस्कस करते जाइए। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो जिंक और 2HCl मिलाया हमने, यहाँ पर कुछ मिल रहा है हमको, है ना। आपने गौर किया जिंक में क्या हो रहा है? फिर मैं बोलूंगा जिंक में क्या हो रहा है? क्लोरीन की वृद्धि हो रही है। तो क्या मैं इसे नाम दे दूं रेडॉक्स रिएक्शन का? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में क्लोरीन का लॉस हो रहा है। अब तो समझाना नहीं ना है, आपको दिख रहा होगा क्लोरीन का यहाँ लॉस हुआ। यहाँ क्लोरीन पहले हाइड्रोजन के पास कितना था? जवाब है सर 2, और वहां कितना है? 1 भी नहीं, यानी कि क्लोरीन यहाँ 2 था और अब यहाँ क्लोरीन की संख्या कितनी है? 0। इधर देखिए यहाँ क्लोरीन की संख्या कितनी थी? 0, और यहाँ क्लोरीन की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 2। तो ये किसका एग्जाम्पल है ये सवाल? तो जवाब है सर रेडॉक्स रिएक्शन का। कोई प्रॉब्लम? दूसरे सवाल में आते हैं। 2Na प्लस Cl2, 2 अलग अलग तत्व हैं जो मिलकर एक सिंगल तत्व बन गए, यानी कि 2 या 2 से अधिक तत्व अगर मिलकर सिंगल तत्व बना लेते हैं, तो इसे हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? कॉम्बिनेशन, या आपकी भाषा में योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका योगात्मक अभिक्रिया। अगला वाला देखिएगा, यहाँ PCl5 2 टुकड़ों में बढ़ गया। तो अगर एक बड़ा हम ले लें पदार्थ और वो फिर छोटे छोटे पदार्थों में बढ़ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपको याद होगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसको बोल सकते हैं, यानी कि वियोजन। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें चीजें क्या करती, छोटे छोटे चीजों में टूट जाती है। कुछ ऐसा ही आप यहां भी देख रहे हैं, NH4Cl 2 पार्ट्स में बढ़ गया है, NH3 और HCl, तो एक सिंगल 2 पार्ट में टूट गया। अच्छा, बहुत लोगों के मन में भाव आ रहे होंगे कि सर यहां भी देखिए क्लोरीन था इनके पास, वहां छटक गया। ऐसा नहीं है, आप ध्यान दीजिए, वहां पर हम 2 चीजें लेकर आपस में रिएक्शन कराते हैं, है ना।
ऊपर वाले में ऑक्सीडेशन रिडक्शन वगैरह में इस तरफ जब होता है रेडॉक्स होता है जब, वहां एटलीस्ट हमारे पास 2 सब्सटेंस होते हैं। और जब हम डिकम्पोजिशन बोलते हैं तो डिकम्पोजिशन में बोला जाता है एकल पदार्थ, सिंगल पदार्थ अगर 2 या 2 से अधिक पार्ट में टूट जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन या डिकम्पोजिशन। तो अलर्ट रहिएगा, नहीं तो पता चला झटके में कहेंगे सर जी रेडॉक्स हो रहा है। ठीक है, रेडॉक्स के लिए दो कम से कम इधर 2 लोग तो होने ही चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सिंपल सा है, ये तो मुझे लगता है आपको बता देना चाहिए खट से। CuSO4 का रिएक्शन Fe से हुआ और रिजल्ट आ गया कॉपर प्लस FeSO4 फिर सल्फेट। ठीक है, क्या देख रहे हैं आप, तो सिंपल सी बात है, कॉपर से आयरन ने कहा तू हट मैं आता हूं। ठीक है, उसको निकाल दिया, खदेड़ दिया और अपने जाकर वहां पर चिपक गया, इसके जगह पर चिपक गया। तो ये ऐसा कब होता है, तो जवाब हुआ सर यहां पर एक ने दूसरे को विस्थापित किया। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ हमारा, विस्थापन रिएक्शन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अंग्रेजी में सब्स्टिट्यूशन, अंग्रेजी में विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। SO2 प्लस 2H2S से टूटकर हमें मिला 3S प्लस 2H2O। इस पदार्थ में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, किसमें का ऑक्सीकरण आप देख रहे हैं कि हो रहा है, बताइए जरा जल्दी से, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है। अगर आप सल्फर की बात कर रहे हैं तो देखिएगा सल्फर ने लॉस झेला है, इसके पास ऑक्सीजन यहां कितना है, तो जवाब है 2, वहां ऑक्सीजन कितना है, तो जवाब है 0, कोई ऑक्सीजन नहीं। OX लिख देते हैं ताकि आप समझ सकें, तो ऑक्सीजन वहां एक भी नहीं। हाइड्रोजन के पास यहां पर ऑक्सीजन पूछे कितना है, तो क्या सर जी यहां पर तो 0 है, लेकिन उधर देखिए जरा क्या हुआ, इसने कितना गेन कर लिया, तो जवाब है यहां पर ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यानी कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। यानी कि यहां पर किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो पूरा बोलेंगे, कहेंगे सर जी H2S का ऑक्सीकरण हो रहा है, H2S का ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन हो रहा है। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से अपचयन अभिक्रिया, अब ये तो बेकार है क्योंकि मैं ऐसा एग्जांपल आपको वैसे भी दे चुका हूं, तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है अगला, इसी पर ही क्वेश्चन पूछा गया है ऊपर वाले में। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर ये रिएक्शन दिया जाए तो कॉपर का क्या हुआ, कॉपर के साथ क्या हुआ। पहला अपचयित हुआ, ठीक है, यानी कि रिडक्शन हुआ। बी ना तो अपचयित हुआ ना तो उपचयित हुआ, यानी कि लोगों ने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। सी हुआ उपचयित हुआ, और चौथा हुआ रेडॉक्स हुआ। क्या हुआ, कॉपर के साथ क्या हुआ, जरा ध्यान से देखिए और बताइए कॉपर के साथ क्या हुआ। यहां पर आप देख रहे हैं कॉपर के साथ क्या ऑक्सीजन है, जरा गौर कर लीजिए एक बार। यहां पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो जवाब है 4, और वहां पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो कहेंगे सर जी इसके पास तो ऑक्सीजन विहीन हो गया, यानी कि बेचारा ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, मिस कर रहा है। ठीक है, लगातार उसके ऑक्सीजन निकलकर भाग गए हैं। तो यहां पर कॉपर के साथ क्या हो रहा है, तो जवाब हुआ सर रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन, यानी कि क्या बोलेंगे इसको, अपचयन। क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त लेकर आए हैं, ये देखिए जरा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको तब जाकर आप जवाब दे पाएंगे, इतना हल्का फुल्का सवाल नहीं है। ठीक है, 3S2, ये 99 में क्वेश्चन पूछा गया है, 99 में ये हो गया आपका। और आगे है 3H2SO4 और रिजल्ट आ रहा है 2MnSO4 10CO2 8H2O और K2SO4। और क्वेश्चन सिर्फ ये है कि Mn किस प्रकार की अभिक्रिया दर्शाता है। Mn, ठीक है, आपके पास है, यहां पर देख रहे हैं, इस तरफ भी है उस तरफ भी है। Mn किस प्रकार की अभिक्रिया दर्शाता है, कहानी सिंपल है, वही क्वेश्चन होगा आपसे। 4 ऑप्शन में योगात्मक, विस्थापन, ऑक्सीकरण, अपचयन क्या दर्शा रहा है। ठीक है, तो आइए जैसा कि मैंने आपको खेल खेलना सिखाया उस खेल को आइए खेल लेते हैं। पहले हम इधर पकड़ लेते हैं KMnO4। ठीक है, K का क्या होता है, K का ऑक्सीडेशन संख्या अगर पूछा जाए तो क्या होता है,
जवाब ये होगा कि सर K का हमारे पास +1 होता है ना, और Mn का पता नहीं, क्योंकि अभी पता इसलिए करना है Mn इधर भी उधर भी है, ठीक है। और अभी डाउट है, इधर देख रहे हैं यहां भी ऑक्सीजन 4 है और वहां भी ऑक्सीजन 4 है। वैसे नहीं तो नॉर्मली मैं डिसाइड कर लेता उपचयन हुआ कि अपचयन, पर यहां देखिए ऑक्सीजन की संख्या दोनों तरफ क्या लग रही है, सेम सेम। देख रहे हैं 4 दूना 8 ऑक्सीजन, 4 दूना 8 ऑक्सीजन। तो आप अभी डिसाइड नहीं कर सकते कि यहां ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन। पर मैंने आपको तीसरा भी तरीका बताया था कि अगर किसी भी तत्व के एलिमेंट में, यानी कि किसी भी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन हो रहा है। तो आइए Mn का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं दोनों तरफ से। चलिए, तो यहाँ Mn हो गया। ऑक्सीजन का हर कोई जानता है -2 × 4। टोटल एटम का ले रहे हैं, मतलब पूरे पूरे पदार्थ का ले रहे हैं, इसलिए राइट हैंड में क्या लगाना पड़ेगा, 0। तो अब बोलिए Mn का कितना आ गया, तो 4 दूना 8, -8 +1 मिल गया, -7 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, +7। अब उधर से हमने MnSO4 को उतार लिया, कहा भैया तू भी आ जा, ठीक है। तो बताइए, इतना घेर लीजिए अलग अलग, थोड़ा समझ में आने में आसानी पड़ेगी। अब आप बता सकते हैं Mn को Mn ही रहने दें और सल्फर का SO4 का इकट्ठे आपको मालूम है, तो अलग अलग काहे निकालोगे मेरे भाई। SO4 का क्या होता है इकट्ठे, -2, इकट्ठे लिख दिया, बराबर क्या लगा दिए, 0। तो Mn बराबर +2। क्या हुआ बोलिए, इधर से इधर आने में आपका नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा या घटा, तो जवाब हुआ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर घटा, ऑक्सीडेशन नंबर घटा, नंबर कम हुआ, ठीक है। और कम होने के नाते इसका नाम क्या हो जाएगा, रिडक्शन। क्या हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि आपकी भाषा में अपचयन अभिक्रिया। क्या कहलाएगा, अपचयन अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि मैग्नीज का आपका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। बाएं तरफ 7 है और दाहिने तरफ कितना है, केवल और केवल कितना है, 2 है, यानी कि 5 की कमी आ गई। 7 से घटकर कितना हो गया, 2, 5 का लॉस हुआ उसके ऑक्सीडेशन नंबर में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ऐसे ही पूछ रहे हैं, जरा बता दें। श्वसन उदाहरण किस चीज का है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, रेडॉक्स या नन ऑफ दीज, मतलब उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, रेडॉक्स अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताया जा चुका है, सांस लेने में हीट मिलती है, ठीक है। हीट क्या करता है, निकलता है ना, हीट का क्या होता है, निकलता, उत्सर्जन होता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उष्माक्षेपी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, कैल्शियम कार्बोनेट से बिना बुझे चूने की प्राप्ति क्या है, ठीक है। तो पहले तो हमें तो रिएक्शन पता होना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट है आपके पास, मतलब CaCO3 है, और उसमें हमने क्या किया, बिना बुझे चूने की प्राप्ति की, यानी कि हमको चाहिए CaO + CO2, तो ये मिलता है, आपने ध्यान दिया। इस रिएक्शन के लिए मैंने क्या बताया था आपको, कि आपको हीट देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तब जाकर ये रिएक्शन ऑकर करेगा। और अगर आपको हीट देना पड़ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उष्माशोषी, यानी कि वो एनर्जी सोख रहा है, यानी कि एंडोथर्मिक है। तो कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और लास्ट में चलते चलते, जल के इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जल में क्या मिलाते हैं। अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जल की इलेक्ट्रोलिसिस होती कैसे है, पहले इसको समझ लें थोड़ा सा। हाई स्कूल का है सिस्टम, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बीचों बीच बन सकते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम, किसी भी जल का इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये होता है कि जल 2 चीजों से बना है, 2 तत्वों से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर ले जाएं तो हम इसको बोलते हैं जल का इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया गया। तो इसे कैसे करते हैं, तो इसका जवाब ये है कि हम 2 ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड लेते हैं, ठीक है। इस इलेक्ट्रोड के ऊपर हम पानी फिलहाल भर देंगे, यहां पर जल भी भर देंगे, और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर हम टेस्ट ट्यूब लगा देते हैं। ऊपर कुछ भाग यहां पर खाली होना चाहिए। इसको ले जाकर किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है। एक से पॉजिटिव टर्मिनल, एक से क्या, निगेटिव टर्मिनल जोड़ देते हैं। अब इस वाटर में कुछ बूंदें हम H2SO4 की डालेंगे, कुछ बूंद, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ बूंद जब हम डाल देते हैं और बैटरी से जोड़ देते हैं तो थोड़ी देर बाद हमें यहाँ पर कुछ कलेक्शन गैसेस का मिलता है। और जब उसका एनालिसिस किया गया तो एक तरफ H2 पाया जाता है और दूसरी तरफ क्या पाया जाता है, O2। इस प्रक्रिया को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन का जवाब आपको मिल चुका होगा
इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान पानी में हम कौन सी चीजें, दो चार बूंद जो भी डालते हैं वो किसकी डालते हैं, तो आंसर है H2SO4। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेक्शन बहुत पसंद आए और आपकी प्यारी प्यारी कमेंट हम तक पहुंचे, ताकि हम और भी केमिस्ट्री की वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सके, क्योंकि ये सबसे पहली वीडियो है आपके इस पॉलिटेक्निक के लेक्चर में। तो जब तक आपके अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स नहीं आएंगे, तब तक अगली वीडियो के लिए हमारे लिए हौसला बढ़ाना बड़ा मुश्किल होगा। तो जरूर से जरूर कमेंट करें, और अगर बहुत ज्यादा मजा आए तो शेयर भी करें, हमको भी बहुत ज्यादा मजा आएगा अगर आप शेयर करेंगे। तो धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी जल्द ही नए वीडियो के साथ।